Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर परी। आज की वीडियो लेक्चर में हम बीए पीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर 2025 एग्ज़ाम्स, जो कि ऑल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। मैथ्स के हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है अलजेब्रा का, सेकेंड कैलकुलस का एंड थर्ड होता है सॉलिड ज्योमेट्री का। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप वीडियो को इजी देख लो। अगर आपको मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैथ्स के हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं। मैथ्स का जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, 5 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट 4 सेक्शन में 2 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होते हैं। उनमें से आपको 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना होता है। एंड जो 5th सेक्शन होता है उसके अंदर 6 क्वेश्चंस बीएससी के अंदर 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं एंड बीए के अंदर 1.5 मार्क्स ईच होता है। तो वो जो 5th सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है। बाकी के जो स्टार्टिंग के 4 सेक्शंस होता है उनमें से आपको 2 में से एक क्वेश्चन करना होता है। बीएससी के अंदर हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है एंड बीए के अंदर 26 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के अलजेब्रा के, उसके बाद हम करेंगे कैलकुलस के, देन सॉलिड ज्योमेट्री के। जो भी मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये हमेशा पार्ट में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 3 या 4 नंबर का पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, show that every square matrix is uniquely expressible as the sum of Hermitian and skew-symmetric matrix। या तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पूछी जाएगी, या फिर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे और उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इसका सम है, इसका सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, इसमें पूछा गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसको हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आता है उसमें क्या आता है, एक्सप्रेस ए इक्वल टू, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्रेस ए इज इक्वल्स टू दिस एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ये बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज आते हैं, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज कर देंगे इसमें। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, रिड्यूस द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे देंगे आपको और उसको रिड्यूस करने का टू द नॉर्मल फॉर्म। या फिर इसकी जगह इस पार्ट में ये भी आ सकता है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कोरोस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स। आपको कोई भी वेक्टर, कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे और मैट्रिक्स में से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने होंगे। इसमें देखो जो मैं क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ इसके अंदर यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैट्रिक्स दे रखी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या आएगा, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे जिसके लिए केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर्म आपको वेरीफाई करनी होगी और यही इसमें आया हुआ, इसमें मैट्रिक्स दे रखी है और वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। तो ये आपके चारों पार्ट्स हो गए। लेकिन 1-2 क्वेश्चन है जो कई बार आ जाते हैं, तो ये भी मैंने लिखे हुए हैं, इसको भी पढ़ के जाना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इन चारों क्वेश्चंस के पार्ट्स के अलावा ये भी आ जाते हैं 3-4 नंबर में, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स, आपको वेक्टर्स दे देंगे, यहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए हैं, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है फाइंड 3 यूनिट लेटेंट वेक्टर्स ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके 3 यूनिट लेटेंट वेक्टर्स निकालने। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, शो दैट
मैट्रिक्स दे दिया आपको कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज ए डिरोगेटरी, डिरोगेटरी भी आ सकता है या फिर नॉन डिरोगेटरी भी आ सकता है, एंड ऑब्टेन इट्स मिनिमल इक्वेशन। तो ये भी पार्ट्स आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो यहीं पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। यही इसके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन बी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो जो सेक्शन बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी। जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 इक्वेशन दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा उसके अंदर ए और बी होंगे वेरिएबल, तो उसकी वैल्यूज निकालनी होगी आपको कि किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन 3 अलग अलग पार्ट्स में दे दिए जाएंगे। और ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा जिसमें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी जाएंगी, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की इसके साथ साथ कॉन्स्टिटेंसी भी आपको चेक करनी होगी। तो ये भी कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा, सिस्टम ऑफ मीन्स यहाँ पे भी 3 इक्वेशन दे देंगे और आपको सोल्व करनी होगी वो। इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ बी इज इक्वल्स टू ए पी, वेयर पी क्या है, नॉन सिंगुलर है, देन प्रूव दैट पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। यहाँ पे ऑर्थोगोनल भी आ सकता है, यूनिटरी मैट्रिक्स भी आ सकता है। तो अगर ऑर्थोगोनल की जगह यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा तो पी बी इनवर्स की जगह भी पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल की जगह भी यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल भी आ सकता है, यूनिटरी मैट्रिक्स भी आ सकता है। तो ये दोनों कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाता है कि डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय यूजिंग लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड को यूज करके जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दी गई है उसको डायगोनलाइज करना है, मींस मैट्रिक्स फॉर्म करनी है इससे। या फिर इस पार्ट की जगह ये भी आ सकता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की हमें लिखनी है। आपको मैट्रिक्स दे देंगे और उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखनी होगी। या फिर आ सकता है कि रिड्यूस द फॉर्म, आपको कोई भी फॉर्म दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स डैश ए वाई दिया हुआ है इनटू कैनोनिकल फॉर्म वेयर ए क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है। इनके मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर आएगा, इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज कर देंगे, बाकी बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा। देखो जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें यही आया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड चेक द कंसिस्टेंसी। इसके अलावा जो इसके सेकंड पार्ट में आया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ऐसे ही बताया था मैंने बिल्कुल। यहाँ पे ऑर्थोगोनल की जगह यूनिटरी मैट्रिक्स आया हुआ है, ये हो गया। और इसके अलावा इसमें क्या आया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। इसके साथ साथ क्या पूछा गया, फाइंड द रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इन्हीं में से आएगा। तो सेक्शन बी तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन सी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, सोल्व द इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे, उसको सोल्व करना होगा। इसके साथ साथ क्या दे देंगे, हुज रूट्स बीइंग इन एपी, या तो दे देंगे यहाँ पे कि उसके जो रूट्स हैं वो एपी में हैं, या फिर यहाँ पे एपी की जगह क्या दे देंगे कि उसके रूट्स जीपी में हैं। तो एपी और जीपी यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। सोल्व द इक्वेशन विच हैज मल्टीपल रूट्स, इसकी जगह क्या आ गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएंगे, 2 या 3 पार्ट यहाँ से पक्का आएंगे। तो ये इक्वेशन सोल्व करने की जो मेथड आप अच्छे से करके जाना, या तो सोल्व द इक्वेशन हैज मल्टीपल रूट्स दे देंगे, या फिर सोल्व द इक्वेशन हुज वन रूट इज, यहाँ पे जो उसका वन रूट है वो दे देंगे कि वन रूट की वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे देंगे और उसकी क्या दूसरी इक्वेशन निकालनी होगी जिसके स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ रूट की अलग इक्वेशन होगी। इसके अलावा या फिर ये आ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन, उस इक्वेशन को निकालना होगा जिसके रूट का क्यूब रूट दिया हुआ है, हुज रूट्स आर क्यूब ऑफ रूट्स, जो उसके दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं उसके क्या है, क्यूब हैं।
तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको गिवन होगी, दूसरी आपको निकालनी होगी। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन देगी जिसके रूट क्या है अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द इक्वेशन, आपको कोई और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या है बीटा प्लस गामा बाई अल्फा, अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई गामा। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दे देंगे, उसके साथ साथ उसके रूट दे देंगे, उसके अलावा सेकंड इक्वेशन के रूट्स दे देंगे और सेकंड इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल चारों के चारों पार्ट, इन 5 में से 4 पार्ट पक्का आएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया हुआ है। यहाँ पे दे रखा है कि इसके जो रूट्स हैं फर्स्ट इक्वेशन के एपी में हैं, सेकंड के मल्टीपल रूट्स दे रखे हैं, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका मीन्स 5th क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, उसके साथ साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो यही सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाना। और उसके साथ साथ ये भी आया हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है और उसकी दूसरी इक्वेशन निकालनी है जिसके स्क्वायर डिफरेंस का रूट दे। ठीक है, तो अब चलते हैं 4th सेक्शन में। 3 सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। 4th सेक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो डी सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, सोल्व द इक्वेशन बाय कार्डन मेथड, और सेकंड पार्ट में आता है सोल्व द इक्वेशन बाय डेस्कार्टे मेथड। ये बिल्कुल सेम एज इट इज आता है, सिर्फ इक्वेशन चेंज कर देंगे, मेथड बिल्कुल यही आता। फर्स्ट पार्ट में कार्डन मेथड ही आएगा, सेकंड में डेस्कार्टे मेथड आएगा और थर्ड में फेरारी मेथड आएगा। तो इन तीनों के मेथड अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मीन्स यहाँ पे मैंने 4th लिख रखा है, तो ये क्या आएगा, शो दैट द इक्वेशन, आपको कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे, हैज एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के कांस्टेंट। तो यहाँ पे के दे रखा है, के को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे मीन्स इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए जो इक्वेशन है उसकी 4 इमेजिनरी रूट्स निकाल लो। ठीक है, 4 की जगह 2 भी आ सकते हैं, 4 6 भी आ सकते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन पेपर में डी सेक्शन में क्या क्या आया हुआ है। देखो फर्स्ट में आया हुआ कि कार्डन मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना है, सेकंड में डिस्कार्टे से आया हुआ है। इसके अलावा 8th पार्ट के फर्स्ट में क्या आया हुआ है, सोल्व द इक्वेशन। इसको आप किसी से भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिख रखा कि इस मेथड से सोल्व करने या फिर उससे, इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि इक्वेशन को सोल्व करना। और 8th के बी पार्ट में क्या आया हुआ है कि कांस्टेंट की जगह यहाँ पे सी कांस्टेंट आया हुआ है। इक्वेशन को सोल्व करो और उसके एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स शो करो। मैंने बताया था या तो 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चारों के 4 सेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा जो 5th सेक्शन होता है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे कि डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स, डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या फिर इसके अलावा या तो किसी मैट्रिक्स को दे देंगे उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालनी होगी, या फिर यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि शो दैट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे देंगे और उसके 2 इमेजिनरी रूट्स शो करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी एक आधा क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, जैसे कि फाइंड एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का आपको रूट दे देंगे और वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो 2-2 नंबर में इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे जो इन्हीं में। तो जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। एक सेक्शन में 2 पार्ट आएंगे, तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट आएंगे। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं, आएंगे यही, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी पूछी गई है। फंक्शन आपको कोई भी दे देंगे, जैसे कि क्वेश्चन पेपर ले रखा है मैंने, तो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, ये आपको फंक्शन दे रखा है एट x इक्वल टू नॉट 0 पे ये है और x इक्वल टू 0 पे 2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये इसका एक टाइप है। ठीक है, लेकिन इसके सेकंड सेक्शन में क्या पूछा जाता है, सेकंड सेक्शन में आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे। यहाँ पे दे रखी है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू e की पावर m कोस इनवर्स x। यहाँ पे इसका क्या फाइंड करना, हमें nth डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वेशन हमेशा अलग होगी, सेम कभी नहीं आती, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में इक्वेशन अलग ही आएंगे। तो इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए कर रखा है क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये हमेशा
चेंज होके आएगा। यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तो जो जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रखी है मैंने, ये वाले सेक्शन चेंज होगी, बाकी सारा सेम एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। फर्स्ट में कंटिन्यूटी पूछी जाएगी एट x इक्वल्स टू 0 पे, सेकंड में पूछा जाएगा nth डेरिवेटिव। और जो स्मॉल क्वेश्चन होते हैं, मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो भी यहीं से पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम 2 अलग अलग उसमें प्रूव की जाती है, उनको अच्छे से कर लेना। इसके बेसिस पे किसी इक्वेशन को भी दे देंगे कि सोल्व दिस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेलर थ्योरम। इसके अलावा जो फोर्थ पार्ट होता है उसमें पूछा जाएगा कि एक्सपेंड कोस एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे कोस एक्स की जगह साइन एक्स दे देंगे, साइन इनवर्स एक्स दे देंगे, टेन एक्स दे देंगे, या फिर पावर ऑफ एक्स की जगह दे देंगे कि फोर्थ पावर तक या थर्ड पावर तक या फिफ्थ या nth पावर तक इसको एक्सपेंड करो। तो वो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, आएगा कुछ ऐसे ही, थोड़ा सा इक्वेशन में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था, तो इस क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इससे कि कोस एक्स को इन पावर ऑफ एक्स एक्सटेंड करो एंड हेंस फाइंड कोस 18 डिग्री अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मैंने बताया था कि या तो 4, 5 कुछ तक पूछ लेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, फाइंड 10x इन पावर ऑफ, यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है, x माइनस पाई बाई 4 अप टू 4 टर्म्स, मैंने अभी भी बताया है। और देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख लो, सेकंड पार्ट में क्या है, इसका nth डेरिवेटिव पूछ रखा है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आएंगे, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो आप पैटर्न को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना, किसी भी 2-4 का रिवीजन कर लेना, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। तो फर्स्ट सेक्शन के हमारे चारों के चारों पार्ट्स हो गए, मीन्स 2 क्वेश्चन में 2 पार्ट आएंगे, तो चारों पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि सेकंड सेक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। तो सेकंड सेक्शन में भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। यहाँ पे भी कोई इक्वेशन दे रखी है जिसके आपको कर्व के सारे एसिम्पटोट्स निकालने हैं। ये जो क्वेश्चन है इससे एक पार्ट भी आ सकता है, एक तो आएगा ही आएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि इससे 2 पार्ट भी आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर मैं ले रही हूँ, इसके अंदर एक पार्ट तो पूछा गया है, ये वाली इक्वेशन दे दी, इसी के अंदर एक पार्ट और भी पूछा गया है जिसके अंदर इक्वेशन दे दी r sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। तो यहाँ पे 2 पार्ट आए हुए हैं, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। यहाँ पे भी आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे और उसमें पूछे गए कि इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसको निकालो। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी आपको इक्वेशन दे देंगे, कर्व की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इक्वेशन के बेसिस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। इसमें भी इक्वेशन दे दी जाएगी। इसमें मैंने इक्वेशन लिख नहीं रखी, इक्वेशन इसलिए नहीं लिख रखी मैंने क्योंकि इक्वेशन हमेशा चेंज होके आ जाती है। 1-2 में ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखी है, बाकी मैंने इक्वेशन कम ही लिख रखी है क्योंकि ये वाली इक्वेशन आनी तो है नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आएंगे, लेकिन इक्वेशन ये नहीं आएंगे, इक्वेशन अलग आएंगे इनमें से। ठीक है, तो इसके हमने 4 पार्ट हो गए। एक और ऑप्शन में मैंने लिख रखा कि ये कई बार आ जाता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ज्यादातर नहीं आता है, लेकिन कभी कभी अनएक्सेप्शनल आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर के जितने भी ये चारों पार्ट्स हैं इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अगर ये हो गए ना तो बी सेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 पार्ट तो एसिम्पटोट से पूछे गए थे, उसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है जिसमें ये इक्वेशन दे दी हमारी, और फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट जिसमें कि ये इक्वेशन दे रखी है। समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन सी में भाई फर्स्ट पार्ट में तो यही क्वेश्चन आता है हर साल कि ट्रेस द कर्व। आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे और उसके अंदर आपको कर्व को
ट्रेस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि r इज इक्वल्स टू a1 माइनस साइन थीटा, और ये जो है इसके अंदर कौन सी इक्वेशन आई हुई है, 9a y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 3a होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे जिसके अंदर आपको कर्व को ट्रेस करना होगा। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि फाइंड अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोस n x ds। इसकी जो ये मैं तो इसकी जगह चेंज होके आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कोस n x ds दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि साइन n x ds आ जाएगा, या फिर कोस की पावर n x dx इंटू साइन x dx। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को चेंज करके देते हैं हर साल। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि इवेलुएट या फिर कनेक्ट भी दे सकते हैं, इवेलुएट भी दे देंगे और कनेक्ट भी दे देंगे कि दिस विद दिस, दो पार्ट्स दे देंगे कि उनको आपस में इवेलुएट करो या फिर इसको कनेक्ट करो। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो रिडक्शन फॉर्मूला वाला पार्ट है उसके साथ ही इवेलुएट वाला भी पार्ट दे दी, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन पेपर ले रखा है इसके अंदर दोनों को मिक्स करके दे रखा है। इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, और इसी के साथ पूछ रखा कि हेंस इवेलुएट I53, दोनों को साथ में दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपको किसी भी आर्क की इक्वेशन दे देंगे और उसका लेंथ फाइंड करनी होगी। और नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर ले रखा है इसमें आर्क की लेंथ की जगह पूरी कंप्लीट साइक्लॉइड की लेंथ निकालने पूछ रखी। यहाँ पे ये डिफरेंस है, और जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो कर्व की जगह यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। तो फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा, और लेंथ ऑफ आर्क बिल्कुल एज इट इज आएगा। एक आधी बार पूछ लिया जाता है कि कंप्लीट साइक्लॉइड की लेंथ निकालो, तो निकालनी आपको लेंथ ही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा, ये वाला सेक्शन भी बिल्कुल अच्छे से मैंने बता दिया है। यही 5 क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इक्वेशन हर बार चेंज होके आती है। तो अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन डी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी में भी सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दे रखे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो देख लेते हैं 5 कौन कौन से। तो सेक्शन डी में से जो फर्स्ट पार्ट में पूछा जाता है वो क्या होता है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल एंड एक्लिप्स। सर्कल की भी इक्वेशन दे देंगे और एक्लिप्स की भी इक्वेशन दे देंगे। इन दोनों की इक्वेशन देने के बाद पूछेंगे कि इनके दोनों का बीच का एरिया निकालो, या फिर इसकी जगह दूसरा भी आ सकता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन। इसमें एरिया कॉमन पूछ रखा है, इसमें दोनों के बीच का एरिया पूछ रखा। फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। दोनों की मीन्स कर्व की इक्वेशन दे देंगे और एसिम्पटोट आपको निकालना होगा इसका, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बी सेक्शन में भी था, फाइंड इट्स एसिम्पटोट। तो ये आपको निकालना होगा। यहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ये निकालना पड़ेगा और बाद में एरिया बिटवीन निकालना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ उसके अंदर पूछा गया कि एरिया कॉमन निकालना है। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये एक्लिप्स की इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप। यहाँ पे लूप का एरिया निकालना है जिसकी की इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल्स टू a sin 3 थीटा। और यहाँ पे जो मैं पेपर ले रही हूँ उसके अंदर बिल्कुल सेम एज इट इज है कि r इज इक्वल्स टू a sin 3 थीटा। फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए हमारे। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट में पूछा जाएगा वो क्या होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसमें से एक क्वेश्चन भी, एक पार्ट भी आ सकता है और 2 पार्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इसकी आपको वॉल्यूम निकालनी है सॉलिड की। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, कि द कार्डियोइड, ये कार्डियोइड की इक्वेशन है, रिवॉल्व्स अराउंड द इनिशियल लाइन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड। तो यहाँ पे या तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के फाइंड के 2 क्वेश्चन आएंगे, या फिर एक तो पक्का आएगा ही आएगा।
और दूसरे में ऑप्शन है कि ये भी पूछा जाता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग वन आर्क ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे देंगे आपको। ये कर्व कहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो एक क्वेश्चन तो वॉल्यूम का पक्का आएगा, एक सरफेस एरिया का भी आ सकता है और दूसरा वॉल्यूम का भी आ सकता है ऐसे। तो इस क्वेश्चन पेपर में दोनों के दोनों वॉल्यूम के पूछ रखे हैं। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवॉल्विंग अराउंड एक्स एक्सिस। इसमें भी कार्डियोड की इक्वेशन दे दी और इसमें भी फाइंड ऑफ द सॉलिड जनरेटेड पूछा गया। और इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने बता दिए कैसे आते हैं। या तो nth डेरिवेटिव पूछ लेंगे, मीन्स जो इन क्वेश्चंस में से छोटे क्वेश्चन उन्हीं को पूछा जाता है। या फिर पूछ लेंगे कि एक्सपेंड डैश इन पावर ऑफ एक्स। इसके अलावा पूछ लेंगे कि फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द इक्वेशन। और एक पार्ट में पूछा जाता कि इवेलुएट दिस, आपको कुछ दे देंगे और उसको इवेलुएट करना होगा, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर nx dx। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई कैन सोल्व दिस। और ये जो मैंने पेपर बनाया ये एक रिक्वेस्टेड कमेंट पे बनाया है, क्योंकि मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि कैलकुलस मैथ्स का पेपर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मीन्स उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताओ। तो ये कमेंट आया हुआ था मेरे पास, उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है। सबसे पहला पार्ट जो पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का वो क्या है, फाइंड द सेंटर, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोसाई, डायरेक्ट्रीज ऑफ द कोनिक। कोनिक की आपको इक्वेशन दे देंगे जिसका सेंटर, लेंथ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोसाई, डायरेक्ट्रीज सब कुछ निकालना होगा। और ये जो क्वेश्चन आएगा ये 4 नंबर का आएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा, ट्रेस द कोनिक। कोनिक की इक्वेशन दे देंगे और कोनिक को आपको ट्रेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रूव दैट द कोनिक, 2 कोनिक होंगे अलग अलग, उनकी अलग अलग इक्वेशन दे देंगे कि ये जो कोनिक हैं क्या प्रूव करना हमें कि दीज हैव डबल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ 2 कॉन्टेक्ट हैं, ये हमें प्रूव करना होगा। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आएगा, ये सेकंड पार्ट में आएगा, ये सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें क्या आएगा, प्रूव दैट द कॉन्फोकल कोनिक्स थ्रू एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ एलिप्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड वे में आता है, ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और भी लिख रखे हैं मैंने, जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें इसकी जगह ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इन क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना। फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन ऑफ एक्सिस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, और वहां से आपको लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी होगी एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द कोनिक, 2 कोनिक दे देंगे यहाँ पे और उनको क्या प्रूव करना है कि आपस में कॉन्फोकल हैं। तो सेक्शन ए के ये जो 6 क्वेश्चन मैंने अभी अभी बताए हैं ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी अभी जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया है उसमें से भी देखो बिल्कुल एज इट इज आया कि फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द कोनिक। कोनिक की इक्वेशन दे दी, उसकी लेंथ और इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी होगी। सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम पूछा गया है कि इक्वेशन दे रखी और ट्रेस द कोनिक पूछा गया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ए पार्ट में क्या पूछा गया कि प्रूव दैट द कोनिक, 2 कोनिक की इक्वेशन हमें दी गई है और ये बताया गया है, मींस पूछा गया है कि हैव डबल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ये वाला पार्ट भी मैंने बताया है। और इसके अलावा जो अगला है वो भी मैंने बताया कि प्रूव दैट द कोनिक्स, 2 कोनिक्स की इक्वेशन दे रखी है और वो प्रूव करने की कॉन्फोकल है। तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इक्वेशन को चेंज कर देंगे, एज इट इज आएगा। जो मैंने बताया ना बिल्कुल इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा।
तो फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ ये 6 क्वेश्चन कर लेना, आप अच्छे से रिवाइज करके जाना क्वेश्चंस को, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अच्छे से हो जाए। अब हम सेकंड सेक्शन में देख लेना। सेकंड सेक्शन में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, फाइंड द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स विच टच द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन दे देंगे और वो प्लेन किसी पॉइंट पे टच करता है तो उस पॉइंट को दे देंगे, एंड स्फीयर की भी इक्वेशन दे देंगे, तो उनका आपको सेंटर निकालना होगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा जाता है कि टू स्फीयर ऑफ द रेडियाई R1 एंड R2 कट ऑर्थोगोनली, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल इज R1 R2 बाय अंडर द रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट में यही क्वेश्चंस आएंगे। अब देख लो, जो मैंने क्वेश्चन पेपर अभी जिसके मैं क्वेश्चंस दिखा रही थी उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही आया, पर थोड़ा सा अलग वे में पूछा गया है। जैसे कि इसके अंदर रेडियस निकालनी थी, प्रूव करनी थी कि इसकी रेडियस दी हुई है, इसमें रेडियस फाइंड करनी है, एंड सेंटर ऑफ द सर्कल भी फाइंड करना है। ये दोनों क्वेश्चंस इकट्ठे करके पूछ रखे इसमें, जिसमें कि स्पेयर की इक्वेशन दे दी और स्पेयर यहाँ पे किसी प्लेन से कट हो रहा है तो प्लेन की भी इक्वेशन दे दी। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो बी सेक्शन के 2 पार्ट तो यहाँ से हो गए, मीन्स एक क्वेश्चन हो गया, या फिर एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो इन दोनों को मिक्स करके भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट और देख लेते हैं कि फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम। कोएक्सियल सिस्टम डिटरमाइंड बाय द टू स्फीयर्स हुज इक्वेशन आर। 2 स्फीयर होंगे, उनकी इक्वेशन आपको दी गई होगी और आपको क्या निकालने हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ उसमें बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम डिटरमाइंड बाय टू स्फीयर हुज इक्वेशन आर। तो इक्वेशन दी गई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मीन्स फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, उसमें पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। एक पार्ट में तो पूछा जाएगा कि राइट सर्कुलर कोन की आपको इक्वेशन निकालनी है, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है। और कंडीशन बिल्कुल सेम भी हो सकती है, मीन्स इक्वेशन को तो चेंज करके ही देंगे, कंडीशन सेम भी हो सकती है और कंडीशन थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है कि विच पासेस थ्रू द पॉइंट। राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है, तो वो कोन कहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, एंड एक्सिस क्या है, एक्सिस की हमें इक्वेशन दी गई है, और सिलेंडर का क्या दिया गया है, सिलेंडर का एक्सिस दिया गया है, एंड रेडियस भी दी गई है। अब हम देख लेते हैं जो मैं क्वेश्चन पेपर ले हुई हूँ इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन, यहाँ पे कोन की इक्वेशन आई है, नेक्स्ट पार्ट में राइट सर्कुलर सिलेंडर की आई हुई है। तो सिलेंडर वाली भी थोड़ा सा चेंज करके आया हुआ है। सिलेंडर के अंदर 2 सर्कल्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन दी गई है। लेकिन जो कोन वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही आया कि इसका वर्टेक्स भी दे दिया और वो पासिंग थ्रू द कर्व की इंटरसेक्शन की जो लाइन है उनकी इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना इन सारे क्वेश्चंस का, जिससे कि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल पूरा का पूरा करके आओ। तो यहीं पे हमारे बी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द सरफेस। सरफेस के ऊपर 2 टेंजेंट प्लेन्स होंगे, उनकी इक्वेशन निकालनी होगी। ये यहाँ पे सरफेस की इक्वेशन दी गई है। अब जो सरफेस है वो क्या है, पैरेलल टू द प्लेन, वो सरफेस किसी और प्लेन के पैरेलल है, और पैरेलल की भी मीन्स प्लेन की भी इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है। नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, फाइंड द कंडीशन दैट प्लेन की इक्वेशन दे दी, शुड टच द कोनिकॉइड, और कोनिकॉइड की इक्वेशन दे दी, और ये हमें कंडीशन निकालनी है कि प्लेन और कोनिकॉइड कौन सी कंडीशन में आपस में टच करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ एन एलिप्स इज कांस्टेंट। ये बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा, इसमें कोई क्वेश्चन मीन्स
इसमें कोई भी इक्वेशन चेंज नहीं आएगा। ये प्रूव का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एज इट इज आएगा और ये कई बार रिपीट होके आता ही आता है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन दी गई है विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड, और कॉनिकॉइड की भी इक्वेशन दी गई है इन द सिमेट्रिकल फॉर्म। पोलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और इन 4 क्वेश्चंस के अलावा एक क्वेश्चन और भी है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये भी कई बार रिपीटेड वे में आता ही आता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 यूनिवर्सिटीज के जब क्वेश्चन होते हैं तो उनमें तीनों के तीनों में यही क्वेश्चन आ जाता है, सेम एज इट इज। इसमें भी कोई इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल एज इट इज ही आता है। द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P of a central conicoid meets the 3 principal planes at G1, G2, G3 shows that PG1 into PG2 into PG3 equals to A inverse into B inverse into C inverse। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये तो आएगा ही आएगा। तो सी सेक्शन में हमारे ये 5 क्वेश्चंस हैं, बस इन्हीं को पढ़ लेना, आपका सी सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पेपर में सी सेक्शन में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द 2 टेंजेंट प्लेन, ये भी मैंने अभी बताया है कि 2 टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है। तो गिवन लाइन गिवन बाय विच कंटेन लाइंस, जिसके अंदर लाइंस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन दे रखी है। और जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसके अंदर क्या था, जो प्लेन वो किससे टच कर रहा था, कोनिकॉइड से टच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एलिप्सॉइड से टच कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन दे रखी है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन। लाइन की इक्वेशन दे दी विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड, कोनिकॉइड की इक्वेशन दे दी इन द सिमेट्रिकल फॉर्म। ये बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हमारे हो गए। 6th क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, प्रूव दैट द नॉर्मल दे दिए अल्फा बीटा गामा टू द पैरेललोइड। यहाँ पे पैरेललोइड की इक्वेशन दी गई है, लाई ऑन द कोन। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड। कोनिकॉइड की इक्वेशन दी गई है जिसका सेंटर क्या है, x1 y1 z1 है, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज ही क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा बहुत ही इनके अंदर अंतर है। तो अभी सी सेक्शन हमने कर लिया, सिर्फ यही 5 क्वेश्चंस कर देना, जिसके करने से आपका सी सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि डी सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड वे में हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड भी आ सकता है, पैराबोलॉइड भी आ सकता है और हाइपरबोलॉइड भी आ सकता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन निकालने आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, जो जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा होगा वो निकालना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग लाइंस। जनरेटिंग लाइंस की जगह जनरेटर्स भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे भी हाइपरबोलॉइड भी आ सकता है, पैराबोलॉइड भी और एलिप्सॉइड भी आ सकता है, और इसकी इक्वेशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हमारे हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, उसके फर्स्ट पार्ट में शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स म्यूचुअली एट राइट एंगल्स ईच ऑफ विच टचेस 3 गिवन कॉन्फोकल्स ऑफ ए स्फीयर। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो 8th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या आता है, रिड्यूस द इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके लिखना होगा, ठीक है। तो 7th और 8th दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं, 2 पार्ट 7th के हो गए, 2 पार्ट 8th के हो गए। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं डी सेक्शन से, ठीक है। तो डी सेक्शन के 7 पार्ट के फर्स्ट में आया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स निकालने और लेंथ में निकालने, ऐसे ही मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे भी एलिप्सॉइड आया हुआ है, और जो एलिप्सॉइड है वो किसी प्लेन से कटा हुआ है, तो प्लेन की भी इक्वेशन दे रखी है। नेक्स्ट में यहीं पे इक्वेशन में जनरेटर्स आए हुए हैं, मैंने अभी अभी बताया था, या तो जनरेटिंग लाइंस दे देंगे या फिर जनरेटर्स दे देंगे। अब मैंने बताया था यहाँ पे हाइपरबोलॉइड है, लेकिन यहाँ पे पैराबोलॉइड आया हुआ है, ठीक है। तो हाइपरबोलॉइड, पैराबोलॉइड या एलिप्सॉइड, तीनों में से कुछ भी आ सकता है।
अब देख लेते हैं 8th क्वेश्चन के ए और बी में क्या हुआ है। ए में क्या हुआ, प्रूव दैट द टेंजेंट लाइंस टू 2 कॉन्फोकल प्लेन्स। जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें 3 कॉन्फोकल प्लेन और यहाँ पे 2 आए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों को अच्छे से कर लेना। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आया हुआ है, रिड्यूस द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी इक्वेशन दे दी और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना। उसके साथ साथ और भी कुछ पूछा गया, देखते हैं क्या है। एंड स्टेट द नेचर ऑफ सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जिस इक्वेशन से नेचर ऑफ सरफेस बताना है कि कौन सा सरफेस जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन चारों के चारों सेक्शंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके अलावा जो 5th सेक्शन में स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं वो देख लो किस टाइप्स के आते हैं। जैसे कि फाइंड द सेंटर, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज्यादा लेंथी आंसर नहीं होता उसको 2-2 नंबर में दे दिया जाता है। जैसे कि सेंटर ऑफ कॉनिक की इक्वेशन दे दी और उसका सेंटर निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक, कॉनिक दे दी और उसका पॉइंट दे दिया कि इस पॉइंट से उसका टेंजेंट निकालना है। फाइंड द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अंदर भी सेंटर पूछा गया है, इसके अंदर भी सेंटर, इसके अंदर टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है, अगले में भी इक्वेशन पूछी गई है स्फेयर की ऑन द ज्वाइन। 2 पॉइंट्स के अंदर जो ज्वाइन होता है इज द डायमीटर, इसकी इक्वेशन बताओ। या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन कोन एंड इट्स वर्टेक्स, डिफाइन सिलेंडर एंड इट्स जनरेटर। तो स्मॉल क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के आएंगे। तो बड़े क्वेश्चंस को रिवाइज करते करते छोटे क्वेश्चंस भी देख लेना, मीन्स डेफिनेशन वगैरह देख लेना। डेफिनेशन वगैरह भी आ सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप तो बड़े क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज ही थे, तो ये तो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन था ए, बी, सी और डी, और उसके साथ साथ हमने ई भी कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।